19th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंग्लिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स का एजुकेशन के स्प्रेड में कोई मेजर रोल नहीं था। केवल क्रिश्चियन मिशनरीज या कुछ एनलाइटेंड इंडियंस ही एजुकेशन के स्प्रेड में इन्वॉल्व थे। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो पहला मूवमेंट था जब इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का अमाउंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज किया। हालांकि इस दौर में पूरा भारत दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ थे एंग्लिसिस्ट, जो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ थे ओरिएंटलिस्ट, चाहते थे कि भारत के लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिले और साथ ही जो करिकुलम हो पढ़ाने का, उसमें वेद, उपनिषद और भारत के लोकल नॉलेज को प्रमोट किया जाए। वैसे तो गवर्नमेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से 1 लाख रुपए ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी थी, बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से कोई रियल आउटकम नजर नहीं आया। इस कंट्रोवर्सी से बाहर आने के लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1823 में अपॉइंट करती है कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और आगे जाके कमेटी के हेड 1835 में बनते हैं लॉर्ड मकॉले, और जिनके प्रपोजल्स को फाइनली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड मकॉलेज मिनट्स। इन मिनट्स में जो एंग्लिसिस्ट थे, इनके व्यूज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट फाइनली प्रपोज करती है कि वो केवल वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन पे पैसा खर्च करेंगे, साथ ही लैंग्वेज में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस में ना पढ़ा के ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट पूरे भारत को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करती है, और इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। यानी गवर्नमेंट केवल विशेष तबके को ही एजुकेशन देगी और बाद में ये तबका आगे जाके पूरे भारत में एजुकेशन के स्प्रेड में मदद करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब था कि ब्रिटिशर्स पूरे भारत की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। के बाद आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854, जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। इन्होंने मकौले के 1935 के प्रपोजल्स को खारिज करते हुए पहली बार कहा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को, इंडिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन केवल हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, जबकि लोअर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वर्नाक्युलर या लोकल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि हम केवल एक छोटे तबके को ही एजुकेशन देंगे, इसको भी खारिज कर दिया। और पहली बार इंग्लिश गवर्नमेंट ने मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी 1857 में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये भी चार्ल्स वुड डिस्पैच के ही आउटकम थे। इसके बाद आता है 1882 का हंटर कमीशन, जो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के फॉलोअप की तरह देखा जाता है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों को पालन किया जा रहा है कि नहीं। इसके बाद आता है 1902 का रैलेक कमीशन, और इसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट ने 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया। इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, उनको कर्ब करना। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन, जो जिसे हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे 10+2 सिस्टम इमर्ज हुआ। साथ में फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का फॉर्मेशन भी इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस का हिस्सा था। इसके बाद आता है हर्टोग कमेटी ऑफ 1929। ये कमेटी अपॉइंट हुई थी साइमन कमीशन से, और इनका प्राइमरी फोकस था सेकेंडरी एजुकेशन का डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके बाद आता है वर्धा स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन ऑफ 1937। इसे हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रपोज किया था महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो वर्धा में हुई थी। कमेटी के इंपॉर्टेंट प्रपोजल से 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आता है सर्जेंट प्लान ऑफ 1944, जिसका प्राइमरी एम था ये देखना कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया में एजुकेशन का स्प्रेड कैसा हो।